न्यूज़ मंथन को बहुत-बहुत मुबारकबाद और मैं स्वागत करती हूँ। पर मैं सच बात बोलती हूँ और मेरा एक उसूल है कि दरबार में शाहों के सर हम नहीं करते, दुनिया यही करती है मगर हम नहीं करते। बेटियां नाज होती हैं घर की इज्जत के लिए, बेटियां नाज होती हैं घर की इज्जत के लिए, माँ की दुआ से बढ़कर बाप की दौलत नहीं होती। आदाब, मैं हूँ जैद वारसी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट मंथन में। हमारे साथ आज एक ऐसी आवाज़ है जो सियासत में खामोशी को चीरती है, जिनके बयान सुर्खियों में रहती हैं, जिनकी बेबाकी चर्चा का विषय रहती हैं। समाजवादी विचारधारा की मजबूत पैरोकार, हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर मरहूम जनाब मुनव्वर राना साहब की बेटी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमैया राणा जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई? ये मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत सारे पहले लोगों को पूछना चाहिए था, लेकिन मुबारकबाद आपको कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मेरी लाइफ का जो आप पूछ रहे हैं पहली दफ़ा। एक्चुअली कोई ऐसा इरादा ही नहीं था कभी कि पॉलिटिक्स में जाएंगे। इनफैक्ट मेरे घर में पॉलिटिशियंस के कुर्बत तो रही है, पापा के उससे बहुत ज़्यादा आना जाना, लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया था। मेरी एक बहन ने कांग्रेस ज्वाइन की, छोटी वाली ने, फिर उसके बाद एक बहन उसी पार्टी में चली गई, वो बिहार से हैं। मैं बड़ी थी लेकिन मैंने सबसे बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मैं जर्नलिस्ट हूँ एक, लेकिन हालात सीए एनआरसी के आंदोलन के बाद से कुछ ऐसे बने, लोगों को शायद ये उम्मीदें बंध गई थी कि ये ऐसी बेबाक आवाज़ है, मजबूत आवाज़ है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और ये तो आप भी मानते हैं कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एक बड़ी जगह होती है जहाँ से आप अपनी बात को मजबूती के साथ रख सकते हैं। तो ये सोचते हम उससे पहले ही, क्योंकि हमारा परिवार भी है, माननीय नेताजी का परिवार, मेरे फादर से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। तो उस क्रम में मुझे एक ऑफ़र हुआ, जी। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, ये मौका है, और पापा से बाकायदा मशवरा करने के बाद इस चीज़ को मैंने करना बेहतर अक्सर समझा। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज़ को देखते रहते हैं, हमेशा कई मुद्दे पे आप बोलती रहती हैं। तो आज की राजनीति में महिलाओं की भूमिका क्या है? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि भूमिका का जो परसेंटेज है बढ़ा है, जी। मज़बूती बढ़ी है महिलाओं की, जी। और जो आधी आबादी है वो कहीं न कहीं इस चीज़ को भुनाने में कामयाब रही। और मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि अगर आप तमाम पार्टीज़ में, ख़ासकर अगर समाजवादी पार्टी में देखें आप, हमारी उसमें तो महिला सभा का एक बड़ा बहुत व्यापक रूप है। जी। राष्ट्रीय महिला सभा है, प्रदेश की महिला की कमेटी है। तो मुझे, जब मैं अपने ही लोगों से मिलती हूँ और अपनी ही महिला सभा को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भरोसा किया है महिलाओं पर, तो वो कहीं न कहीं उनका भरोसा ज़रूर उनके लिए बेहतर साबित होगा। जी। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम मुस्लिम औरतों की जो आवाज़ है, वो जिस जिस तरीके से सारी पार्टियों में हर बिरादरी की औरतों की आवाज़ समाज में आती हैं या रखी जाती है, उसी तरीके से क्या आज मुस्लिम समाज की महिलाओं की भी आवाज़ उतनी ही बेबाकी से लोग सुनते भी हैं या उसका असर भी होता है? देखिए, जो बोलेगा उसकी आवाज़ सुनाई देगी, जी। सुनी जाती है। और जो ना बोले किसी वजह से, तो वो आवाज़ तो लोग नहीं सुनेंगे, और बात यहाँ पे मुसलमान उसकी नहीं है। जी। इस वक़्त लड़ाई एक्चुअली हिंदू-मुसलमान या उसकी आवाज़ की नहीं है। इस वक़्त लड़ाई जो है वो सच और झूठों के बीच है। जी। इस वक़्त लड़ाई जो है वो तानाशाहों के और गरीबों के बीच में है, मज़लूमों के बीच में है। तो जो भी आवाज़ें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, चाहे वो मुसलमान, मैं तो मुसलमान हूँ, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जानते होंगे कि मैं बोलती हूँ, मेरी आवाज़ सुनी जाती है जी। और लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं।
और उसमें मैं कहीं ये कभी नहीं देखती हूँ कि वो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाना है या हिंदुओं के लिए। लेकिन ये बात भी सही है कि मैं जिस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो ये मेरी पहली ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको, उस चीज़ को जहाँ पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो या जहाँ पर उत्पीड़न हो रहा हो, मैं उस बात को आगे रखूँ। मौजूदा हालात को देख करके ये बताइए आप कि राजनीति में असल मकसद क्या होना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स अगर यूँ देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन और मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म है सोशल वर्क का। जी, सोशल वर्क में आप किसी अकेले इंडिविजुअल करते हैं अपनी फर्म या एनजीओ बना करके। जी, लेकिन जब आप किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर ये काम करना चाहें तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से और मजबूत तरीके से हो सकता है। तो पॉलिटिक्स का असल मतलब तो राजनीति का मुझे लगता है मकसद ये होता है कि आप दिलों पे राज करें। जी, और दिलों पे आप तभी राज करेंगे जब आप लोगों को सम्मान देंगे, उनकी परेशानियाँ, उनकी दुखों को सुनेंगे जी, और उनके साथ उनके बुरे वक़्त में खड़े होंगे। तो वो होती है राजनीति, दिलों पे राज करना। जी। सोशल मीडिया पर आपकी आवाज़ बहुत बुलंद रहती है। क्या ये आपका ज़रिया है लोगों तक पहुँचने का? एक बेहतर ज़रिया है, मान लीजिए कि अब आज ही मेरे पास एक पंडित जी आए थे, राजकुमार ओझा जी, उनको भी बस्ती उनकी उजाड़ दी गई यहाँ इसके पीछे, मेडिकल कॉलेज के पीछे, जगत नारायण रोड पे। वो अब ये आवाज़ ही तो है कि वो सुमैया राणा को ढूँढते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे भरोसा था कि मैं आपकी आवाज़ उठा लूँगी? उन्होंने कहा कि मैं आपको टेलीविज़न पे भी देखता हूँ, मोबाइल पे भी देखता रहता हूँ, आपकी होर्डिंग्स। मुझे लगता था कि ये मेरी बहन है और ये मेरी आवाज़ उठाएँगी, क्योंकि आपके अंदर कहीं पर किसी किस्म का भेदभाव नहीं है, जहाँ पे जो गलत होता है उसको कहते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि देखिए इस हिंदुस्तान की जो गंगा-जमुनी तहज़ीब है वो अभी भी बाकी है। हालाँकि बहुत नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है उसको, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल मुतमईन हूँ और जी, जो सोशल मीडिया है वो यकीनी तौर पर एक प्लेटफ़ॉर्म है। सोशल मीडिया के ही थ्रू तो वो मेरे तक चल कर के आए, जी, ना वो पहुँचते। तो ये एक मज़बूत ज़रिया है और इसका जी। सही इस्तेमाल होना चाहिए। क्या आप मानती हैं कि समाज में जो आज राजनीति जिस तरीके से हो रही नफ़रत की राजनीति पिछले 8-10 सालों से, तो क्या ये एक संवाद एक सही रास्ता है? नहीं, देखिए हर चीज़ को अचीव करने के, गोल को अचीव करने के 2 रास्ते होते हैं, जी, अच्छे या बुरे। जी, तो अगर आप सत्ता में बैठ रहे हैं और इस बात को सोच रहे हैं कि आप बहुत सत्ता पाने के बाद ही सब कुछ हासिल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िम्मेदारी होती है जो शासन जिनका होता है, जिनकी सरकारें होती हैं, उस ज़िम्मेदारी को कितना आप निभा रहे हैं, वो देखा जाता है। और दूसरे ये कि आप लोगों के बीच फूट डलवा करके जो अंग्रेज़ों का काम जो गोरों ने किया था, वही काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सत्ता ही सब कुछ नहीं होती है और सत्ताएँ तो बड़ी-बड़ी आई, अंग्रेज़ों की रही, मुगलों की रही, तो वो सब जाती भी हैं। जी, तो आपकी भी सत्ता चली जाएगी एक दिन। लेकिन लोग याद आज भी महात्मा गांधी को करते हैं, जी, जवाहरलाल नेहरू को करते हैं, भीमराव अम्बेडकर को करते हैं, बेगम हज़रत महल को करते हैं, झांसी की रानी को करते हैं, रज़िया सुल्तान को करते हैं। जी, नफ़रत को नहीं करते। जी, नफ़रत के तो शासन कुछ दिन का होता है और उसके जी। बाद चला जाता है। अक्सर हिजाब को लेकर के बड़ी राजनीति होती है, उस पर आप क्या सोचती हैं? मुझे फ़ख्र है कि मैं हिजाब करती हूँ। मुझे अपने हिजाब पर फ़ख्र है, अपने पहनावे पर फ़ख्र है। उसकी वजह लोग शायद ये सोचे कट्टरपन नहीं, ये हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है। आज की तारीख में अगर आप कम कपड़ों के हिसाब से चलें तो वो आपकी सभ्यता नहीं है, आप किसी को कॉपी कर रहे हैं। और अगर हम ढक छुप करके, सर ढक करके रह रहे हैं, भले हम इस तरह ढक रहे हैं, हमारी हिंदू बहनें आज भी गाँव में बहुत सी ऐसे हैं। फ़तेहपुर के पास एक सूपा गाँव है, जी, तो वहाँ मैं जाती हूँ, मैं 3 बार होए आई हूँ। वो इतने लंबे-लंबे घूँघट में, तो बल्कि उनसे कहती हूँ आप चलती कैसे हैं? मेरे पास हुँ, तमाम तस्वीरें हैं, मैंने एक बड़े चैनल पे इस चीज़ को दिखाया भी। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी इस हिजाब को कुछ कहे, लेकिन मेरे इस हिजाब को कोई टस से मस नहीं कर पाएगा, ये मुझे यकीन है इंशाअल्लाह। ये बताइए कि मौजूदा हालात में आपकी नज़र में आने वाले वक़्त में राजनीति की परिभाषा क्या होगी? देखिए, अगर हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम हैं, यानी कि जी, समाजवादी पार्टी में, हमारे वहाँ राजनीति की परिभाषा जो नेताजी के वक़्त में थी, जो जी, लोहिया जी के ज़माने में थी, जो कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने में थी, वही आज भी हमारे लिए है और कल भी वही रहेगी। जी, हमारे लिए राजनीति का मतलब सीधे-सीधे से ये है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदी आबादी, किसान, जवान, नौजवान, मज़लूम और मजबूरों की मदद करना, जी, जिसका नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए दिया है और वही पीडीए ही इसकी परिभाषा है। जी। अखिलेश यादव जी को लेकर के हमेशा उनके नेतृत्व की क्षमता पर कई बार सवाल उठते हैं। इस पर आप क्या सोचती हैं?
मुझे लगता है इस वक्त अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई विजन, बड़े विजन का नेता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रही हूँ कि मैं इस पार्टी में हूँ इसलिए कह रही हूँ। मैं ये बात तब भी सोचती थी और शायद वही विजन उनका है जो मुझे इस पार्टी तक खींच करके लाया। तो बड़े नेता बड़ी सोच रखते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए अपने प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ मुस्तकिल जुड़े रहना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना और उनके दुख-सुख में खड़े होना, ये अगर कोई नेता में कोई बड़ी खूबी है तो वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष में। 2027 और 2029 में सुमैया राणा का टारगेट क्या है? विधानसभा, लोकसभा या फिर संगठन? देखिए, मुझे अगर यही टारगेट बना के आना होता तो मुझे ये मौका, मैं आपके चैनल पे बता रही हूँ शायद ये बात खुलेआम, कि मुझे ये मौका मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 22 में ऑफ़र किया था। जी। लेकिन वो उस वक़्त किसी वजह से, और मैंने उस ऑफ़र को ये कहा था कि मैं अभी कुछ दिन काम करना चाहती हूँ। जी। जिस तरह के ऑफ़र लोग ठुकराते हैं, ठुकराते नहीं हैं कभी, मैंने उसको मना किया था उस वक़्त में। जी। ये शॉकिंग था सबके लिए, लेकिन उसकी कोई वजह थी। देखिए, मेरा कोई मकसद नहीं, मेरा एक मिशन है कि मैं पॉलिटिक्स को करूँ, अपने ढंग से करूँ जी। और अपनी पार्टी को मजबूत करूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो वंचित लोग हैं, जी। जो शोषित समाज है, जो कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति है, उस तक मदद पहुँचाना, उसको मेन स्ट्रीम में लाना और मुख्य धारा से जोड़ना, ये मेरा काम है। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है? ये तो उसी तरह की अफ़वाह है जैसी अफ़वाह अभी उड़ रही थी, मोहम्मद आज़म खान साहब बीएसपी में जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं। ये वो लोग उड़ाते हैं बातें, जो एक मुख्य धारा से, जो स्पेसिफिक लोग समझते हैं कि मुसलमान होने का मतलब सिर्फ ये है कि आप एक कट्टर सोच लेकर के रहिए, और बहुत बलगलाने की कोशिश की जाती है। जबकि आप ही देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का खासकर अगर देखा जाए, अल्पसंख्यक यानी मुसलमान दिल और जान के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है। तो इसका मतलब सीधे सीधे से यह है कि कुछ ना कुछ तो जुड़ाव और लगाव होगा। अब समझदार लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ़ है, कोई किसी को ऐसे ही वोट नहीं करता है। तो अगर हमारे साथ मुसलमानों का वोट है समाजवादी पार्टी के साथ, तो इसकी बहुत बड़ी वजह है, और वजह यह है कि नेताजी के ज़माने से जिस तरीके से उनकी बात को रखा गया, मुसलमानों की उनकी परेशानियों को रखा गया, उनको तमाम योजनाओं में बराबर से हिस्सेदारी दी गई, आने वाले समय में भी इसी तरीके का मामला होने वाला है। तो इसलिए ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही। जो लोग बल्कि नहीं कर पा रहे हैं वोट बैंक की तरह इस्तेमाल, उनको ये खलिश है इस बात की। आप खुद महिला नेता हैं, लेकिन क्या सपा में महिलाओं को वाकई बराबरी का मौका मिलता है? हाँ, मैं आपको बताऊं एक बात, कि मैं बहुत कंफर्टेबल जोन में हूँ समाजवादी पार्टी में, और मुझे छोड़ दीजिए, बहुत सारी मैं देखती हूँ जो हमारे लोग हैं, महिलाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना अनकंफर्टेबल है। बल्कि मुझे और पार्टीज में मुझे इस बात की मुझे शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है और जहाँ तक मैं देख सक रही हूँ, वहाँ तक समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान है। और उसकी वजह है कि जो हमारे नेता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये उनका सख्त आदेश है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर महिलाएं आ जाती हैं तो किसी को भी हटा के बैठने की जगह दी जाती है फौरन। उनको जहाँ पर भेजना होता है सर भेजते हैं, चाहे डेलीगेशन से हो चाहे कुछ भी हो। तो वो जो एक पूरा पर्टिकुलर जो हमारा जो एक फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट में इजीली फिट हैं महिलाएं। 8 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रामपुर में आजम खान साहब से मिलने जाते हैं। उसके एक दिन बाद 9 तारीख को लखनऊ में एक रैली होती है, उस पर आप क्या सोचती हैं? जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 8 तारीख को गए थे, ये कार्यक्रम तो तभी आ गया था सामने जब माननीय मोहम्मद आजम खान साहब बाहर आए थे। लेकिन मोहम्मद आजम खान साहब के बाहर आने और इस रैली का कोई कनेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इस रैली का ऐलान बहुत पहले हो चुका था और मोहम्मद आजम खान साहब बाद में जेल से आए। और 8 तारीख को जाने की वजह ये थी शायद क्योंकि बीच में माननीय जी भी बाहर थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और दूसरे ये कि मोहम्मद आजम खान साहब भी थके हुए थे, थोड़ा-सा उनको भी चाहिए था, वो दिल्ली चले गए थे अपने इलाज के लिए। काफ़ी उन्होंने 2 बार जाना पड़ा, तो इसलिए ये एक ऐसा समय तय किया गया था जब वो थोड़ा कम्फर्ट ज़ोन में आ जाएँ और उसके बाद वो उनसे मुलाकात करें। बसपा की रैली के बाद बहुत सारे बयान आए कि ये भाजपा द्वारा प्रायोजित जनसभा थी। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बड़े मीडिया ग्रुप्स भी ये बात कह रहे हैं कि ये 3-4 राज्यों की भीड़ थी। इसको कोई गलती ना ले ले कि ये उत्तर प्रदेश की भीड़ थी खाली। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप ही देख लीजिए
कि वहां पर आने वाली जो भीड़ थी, जी, उस भीड़ में बाकायदा रोडवेज की बसों को लगाया गया, जी, कानपुर से लगाया गया, इलाहाबाद से लगाया गया, बनारस से लगाया गया, अम्बेडकर नगर से लगाया गया, सारे जिलों से। तो सरकार इतनी कब से मेहरबान हो गई? हम तो 2 लोगों को लेके घर से निकलते हैं तो हम पर तो पहरा हो जाता है। जी, लाखों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकार कैसा? और फिर बात तो ये है कि उस भीड़ के बाद जो मजमा वहाँ जनसैलाब उमड़ा और उसके बाद वहाँ पर से बहन जी के मुँह से जो तारीफ़ों के फूल झड़ रहे थे मौजूदा सरकार के लिए, उनको इस बात का भी ख़्याल नहीं आया कि 2 दिन पहले रायबरेली में एक दलित की हत्या क्यों हो जाती है। जी, वो राहुल गांधी नाम ले रहे हैं, अखिलेश यादव नाम ले रहे हैं, उनकी हत्या हो जाती है। उसकी पट्टी उनके आँखों पर बंध गई। माननीय कांशीराम जी का सपना इस तरह पूरा कर रही हैं बहन जी। यही वो सरकार है जिसमें हाथरस में एक दलित बच्ची जिसके साथ रेप होता है, उसको रातों-रात पुलिस पेट्रोल डाल के जला देती है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में सोचना चाहिए और ये बिल्कुल सही है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी इस बात को लिखा जी। था। यूपी की सड़कों पर महिला सुरक्षा को लेकर के इस सरकार में, योगी सरकार में क्या हालात बेहतर हुए हैं कि सिर्फ रिपोर्टों तक सीमित है? रिपोर्ट्स भी नहीं सही हैं। एनसीआरबी का अभी डेटा आया है, जी, उसमें महिला क्राइम में फर्स्ट नंबर पे है यूपी। जी, अब हम इससे ज़्यादा और क्या ही बोल सकते हैं। हम घर-घर गिनवा देंगे वो भी क्राइम, लेकिन आप तो एनसीआरबी को तो कम से कम, वो तो आपके ही शासन में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, तो उस वक़्त में नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो है ब्यूरो ये दे रहा है कि यूपी फर्स्ट नंबर पे है महिला क्राइम में। और फिर आप बड़े-बड़े दावे करते हो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। फिर आप जब 3 तलाक की बात आती है तो मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की बात करने लगते हो, दलितों की बात करने लगते हो। कोई ऐसा समाज है जो इनके ज़ुल्म से बचा हो? आपने कई बार आरोप लगाया सरकार पे मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप। इस पर मैंने क्या? क्या बुरा लगाया? मैं 2000, अगर फील्ड की बात करें, मैं 2020 से हूँ। आप सीए किसके लिए ला रहे हैं? एनआरसी किसके लिए लाने की बात कर रहे थे? आपने वक्फ संशोधन बिल लेकर के आए। उसके बाद आपने जब कोविड आता है तो आप मुसलमानों को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, मरकज़ पे हमला होता है आपका। तो कुल मिला के आपने जितनी भी वारदातें की हैं, उस पर मुसलमानों को ही तो टारगेट किया, क्योंकि आपकी जो सियासी रोटी आप सेकते ही मुसलमान के तवे पर हैं। जब तक आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, आपको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं सारे वर्ग के लिए कर रहे हैं, हर बिरादरी के लिए कर रहे हैं, अच्छा, अच्छा। समाज के सारे समाज के लिए कर रहे हैं। मुझे वही तो डेटा चाहिए। अकबर नगर के अंदर मेरे ख्याल से 1400 मकान थे, जिसमें 150 हमारे गैर मुसलमान मजलूम भाई बहनों के थे। 1400 के 1400 लोगों का घर ढा दिया गया। कहाँ-कहाँ आप टारगेट कर रहे हो? जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। नहीं, वो तो अवैध जमीन थी ना। सुनिए, मैं तो बता रही हूँ, ऐसे तो बहुत अवैध है। अभी हम बोलने पे आएंगे। वक्फ की अगर संपत्ति की बात करिएगा तो वह बड़ी-बड़ी जो यहाँ की इमारतें हैं, जवाहर भवन, इंदिरा भवन और बहुत सारे ऐसे भवन, ये सारी वक्फ की ज़मीन के ऊपर है। फिर अब टारगेट सुनिए मुसलमान। फतेहपुर में मकबरा गिराने वालों के ऊपर बुलडोज़र नहीं चला आज तक। क्यों नहीं चला? बुलडोज़र किस पे चल रहा है? जो लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्ती लेकर बाहर निकले थे, जिसकी तख्ती में ही लव लिखा हुआ था। इसका मतलब कहीं पे नफरत का कोई काम नहीं था। तो आप तो सीधे-सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो। हाँ, मैं मुसलमानों की बिल्कुल बात करूँगी। जब आप मुसलमानों की क्या, जब आप जिसके ऊपर भी ज़ुल्म सितम ढाएँगे, हम उसके लिए खड़े होंगे। और मैं एक ऐसी कम्युनिटी से हूँ जिसको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी कहा था कि ये दलितों से भी नीचे है। तो अगर मैं उसकी आवाज़ बनना चाहती हूँ, मैं उसकी कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे अपनी इस बात पर पूरा फ़ख्र भी है। सच्चाई में आज की जो राजनीति है, ये सिर्फ धर्म की राजनीति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसको कल्चर बनाया। धर्म की राजनीति किसने की? बाबरी मस्जिद के नाम पर कौन रोटियां सेकता रहा? जितनी भी पार्टियां, सब लोग जाति और धर्म की बात करती हैं। नहीं, कौन धर्म की बात? आप ये बताइए कि धर्म की बेसिस बना करके कौन सत्ता में आता है? भाई, आपने भी तो पीडीए बनाया है। पीडीए में आपने तो आप पीडीए में कौन है? पीडीए में पिछड़ों को क्या आप मुसलमान मानेंगे? दलितों को क्या आप मुसलमान मानेंगे? आधी आबादी को क्या आप मुसलमान मानेंगे? पिछड़े में तो तमाम हैं, बहुत सारी जातियां हैं। उन पिछड़ों में हमारे मुसलमान भाई बहन भी आते हैं। उन पिछड़ों में बहुत सारी कास्ट हैं जो आती हैं। इसी तरीके से दलितों में आ जाइए, दलितों में बहुत सारी सब कास्ट हैं। तो इसमें तो कोई धर्म की बात नहीं, जाति की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना। देखिए, जब आप
इसकी बात करेंगे, स्टेट पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जी। तो आप जातियों को नहीं निकाल सकते। और जाति जनगणना की बात सीधी सीधी ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। जी। आप वोट तो ले लें आप बहुजनों से और सत्ता में बिठा दें सवर्ण को, तो ऐसे नहीं होगा। जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जाति जनगणना की बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष करते थे, हम भी करते हैं, और इस चीज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सरकार बनेगी तो बाकायदा पूरी तरीके से जाति जनगणना होगी। कुछ लोग आपको कहते हैं कि बड़ा कट्टर बोलती हैं आप, हमेशा आप कट्टरता को पसंद करके एक खास मुसलमानों के लिए बोलती हैं। ऐसा नहीं है, जो टारगेट हो रहा है उस पर बोलते हैं। जी। मुझे हाउस अरेस्ट पहली बार जो किया गया था इस सरकार के द्वारा, पता है आपको किस मैटर पे किया गया था? जी। थाली ताली पीटने के लिए। उन गरीब लोगों की थाली से जब खाना गायब हो गया था ना, भोजन, उसमें मुसलमान नहीं थे, उसमें बहुत से पिछड़े दलित गरीब लोग थे, थोड़े बहुत मुसलमान भी थे। उस बस्ती की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने ये कहा था कि मैं उनके मुख्यमंत्री का आवाज घेरूंगी, उसके लिए मुझे हाउस अरेस्ट किया गया था। दूसरी बार जो मुझे हाउस अरेस्ट किया गया था वो किसी मुसलमान मुद्दे पे नहीं किया गया था, वो दलित की बच्ची के लिए जब मैं आवाज उठा रही थी, जिसको रातों रात पेट्रोल डाल के जला दिया गया, तो उस पर मुझे हाउस अरेस्ट किया गया था। और सुनते जाइए, तीसरी बार मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, डेट के साथ है मेरे पास, तब मुझे किसी मुसलमान के मामले पे नहीं किया गया था। मैं जब यहाँ पर अमित शाह आ रहे थे गृह मंत्री, तो मैं उनसे इस सवाल करने की बात कर रही थी कि किसानों के ऊपर, गाड़ी रौंदने वाले के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा। मैं कहाँ कट्टर, मैं सच बात बोलती हूँ। और मेरा एक उसूल है कि दरबार में शाहों के सर खम नहीं करते, दुनिया यही करती है मगर हम नहीं करते। सुमैया राणा को लोग बेबाक कहते हैं, लेकिन क्या इस बेबाकी का कभी आपको नुकसान हुआ, खामियाजा उसका भुगतना पड़ा आपको? नहीं, देखिए, नुकसान तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। जिसको लोग नुकसान समझते हैं कि मेरे ऊपर FIRs हो गई, मुकदमे हो गए, मुझे हाउस अरेस्ट किया जाता है, मैं गवर्नमेंट के टारगेट पे रहती हूँ, तो ये आज की बात नहीं है। मैंने 2020 में इस बात को कहा था कि कदम बढ़ाने में खतरा है जान का, लेकिन मैं लौटती हूँ तो सारा वकार जाता है। और जब जहाँ पर लड़ाई वकार की हो जाती है, वहाँ पर ये जो FIRs मुकदमे हैं, ये मेरे लिए तमगे के बराबर हैं। मैं इस बात पे खुश हूँ कि मेरी आने वाली नस्लें कम से कम इस बात पर फख्र करेंगी कि मेरे पुरखे कम से कम ऐसी फिरका परस्त और दम्भी सरकार के आगे उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले, कभी सर नहीं झुकाया। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।